A very good morning to all of you. Welcome to the RP Chemistry classes. उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की जम के तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए आज मैं लेके आई हूँ आयनिक इक्विलिब्रिया का क्विक रिवीजन। और इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। It is also known as ionization of water. Since we know very well कि water जो होता है it is a weak electrolyte and it undergoes self ionization. वाटर जो होता है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और सेल्फ आयोनाइजेशन अंडरगो करता है। मान लीजिए मैंने 2 मॉलिक्यूल वाटर के लिए हैं और ये इस तरीके से कुछ आयोनाइज होने वाला है। आपने एसिड बेस कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। वहाँ पे एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, ऑल द स्पीसीज विच डोनेट H+ आयन। जो स्पीसीज H+ आयन को दे सकता है, इवॉल्व कर सकता है, दैट इज़ द एसिड। वेयर एज विच कैन एक्सेप्ट H+ आयन आज नोन एज बेस। अब यहाँ पर जो वाटर है, वाटर जो होता है ये एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह काम करता है, इसीलिए हम इसको एम्फोटेरिक स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, ये एसिड की तरह और बेस की तरह कैसे काम कर रहा है यहाँ पर देखिए। अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ रखा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी। जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है और मैं कहती हूँ कि ये एसिड की तरह काम करने वाला है और ये बेस की तरह काम करने वाला है। इसको आप कैसे समझ सकते हो? एसिड वो होता है जो H+ को इवॉल्व कर सके। कहने का मतलब H2O कुछ इस तरीके से ब्रेक हो कि ये H+ को बाहर निकाल दें। अब ये जो H2 है अगर H+ को बाहर निकालेगा तो क्या बनाएगा? OH- बनाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे सोच सकते हैं। आप इस दोनों को मिलाएं तो क्या बनना चाहिए? H2O न्यूट्रल बनना चाहिए। इसने एक H+ बनाया, दूसरा OH- बनाया। ये एसिड की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब इसने H+ को इवॉल्व किया होगा, बाहर निकाला होगा। यही H+ को इस H2O ने, जो H2O का दूसरा मॉलिक्यूल है, इसने एक्सेप्ट कर लिया होगा। अब मान लीजिए ये H2O है और इसने H+ को एक्सेप्ट किया तो क्या बनना चाहिए? H2 और ये एक H और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? H3O। ये न्यूट्रल स्पीसीज है, ये प्लस है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा? H3O+। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ये एसिड था, इसने H+ को इवॉल्व किया और ये बेस था, इसने H+ को एक्सेप्ट किया। तो ये जब H+ को इवॉल्व किया था, इसी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, तो एसिड हो गया और बेस हो गया। अब यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में आपने कॉन्जुगेट पेयर पढ़ रखा है। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। अब एसिड जो है इसने जब अपना H+ इवॉल्व किया तो इसने क्या बनाया? OH-। ठीक है, और जो H2 है जब उसने H+ को एक्सेप्ट किया तो क्या बनाया? H3O+ बनाया। कैसे हुआ यहाँ पे, ये मैंने आपको शो कर दिया। H2O जब H+ को इवॉल्व कर दिया है तो इसने क्या बनाया? OH-। H2O ने जब H+ को एक्सेप्ट कर लिया है तो क्या बनाया? H3O+। क्लियर? अब ये जो है दिस वन एंड दिस वन, एसिड का जो कॉन्जुगेट पेयर होगा वो कभी एसिड नहीं हो सकता है, ये आप ऑलरेडी जानते होंगे। एसिड का कॉन्जुगेट पेयर कभी एसिड नहीं हो सकता है, तो आप इसको बोलोगे कॉन्जुगेट बेस। वैसे इसका यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है यहाँ पर। और अगर ये बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेट पेयर होगा दैट इज़ द एसिड कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कॉन्जुगेट पेयर पूछेगा तो H2O OH- एक पेयर हो जाएगा, H2O H3O+ दूसरा पेयर हो जाएगा। एसिड का जो कॉन्जुगेट पेयर होगा वो हमेशा एक बेस होगा और जो बेस होगा उसका जो कॉन्जुगेट पेयर होगा वो एक हमेशा एसिड होगा। इस तरीके से वाटर का आयोनाइजेशन हुआ है। मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको ये चीज़ बताई है कि कैसे ये हो रहा। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे हो रही है ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। अब मान लीजिए मैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करती हूँ। ऑन अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स दिस वन। डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ द concentration of the reactant. This one H2O
लिक्विड इंटू H2O लिक्विड, ठीक है। ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो K इंटू H2O लिक्विड का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर हो जाएंगे, और ये हो जाएगा H3O प्लस इंटू OH माइनस। अब आपको पता है कि जो वाटर है वो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होता है, पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होता है। और यहाँ पर जो H2O लिक्विड के फॉर्म है इसको आप कांस्टेंट मान सकते हो, ठीक है। H2O लिक्विड कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट आप ये भी लगा सकते हो कि जब भी आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं तो आपको एक चीज़ मैंने बताया था जब मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का रिवीजन करा रही थी कि अगर सॉलिड है रिएक्शन में तो उसको आप 1 मान लेते हो, और अगर प्योर लिक्विड है और एक्सेस अमाउंट में है, वाटर की बात कर रहे हो, तब भी हम उसको 1 मान लेते हैं। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा। K इंटू H2O लिक्विड, ये पूरा जो होगा इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा दैट विल बी कॉन्स्टेंट विच इज कैन बी डिनोटेड एज KW। KW इज इक्वल टू H3O प्लस इक्वस फॉर्म में है ये इंटू OH माइनस। अब जो KW है, KW इज आल्सो कॉन्स्टेंट, और इसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW is known as ionic product of water and it is equal to concentration of hydronium ion into concentration of OH minus ion, जिसको आप हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने बोला कि KW कांस्टेंट है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इट वाज फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ KW फॉर वाटर इज 1 इंटू 10 की पावर -14 मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो मोल स्क्वायर, लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो लीटर की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। मोल पर लीटर का ही स्क्वायर कर दिया गया है, इसमें कुछ भी लर्न नहीं करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर में आएगा, ये भी मोल पर लीटर में आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मोल स्क्वायर बाई लीटर स्क्वायर, और अगर आप चाहो तो लीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर जो होगा -2 हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको मिला कि KW जो होता है इट इज़ इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इंटू OH माइनस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये पता चली कि एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वैल्यू KW की होती है दैट इज़ 1 इंटू 10 की पावर -14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जिसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हम सबको पता है कि जो वाटर होता है इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। प्योर वाटर जो होता है ये न्यूट्रल होता है। अगर वाटर न्यूट्रल है इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ठीक है। अभी अभी आपने देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू आया था आपका KW, और जिसकी वैल्यू थी 1 इंटू 10⁻14। क्लियर। मान लीजिए इसका कंसनट्रेशन x हो और इसका अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्यों? क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि न्यूट्रल में न्यूट्रल स्पीसीज़ में या फिर वाटर न्यूट्रल है तो उसमें जो H+ कंसनट्रेशन होगा उसको वो OH माइनस के बराबर होगा। ध्यान दें, आप H3O+ को H+ भी बोल सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में H+ को हम H3O+ फॉर्म में ही शो करते हैं, और अगर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है तो ये x हो गया और ये x हो गया, इज इक्वल टू हो गया 1 इंटू 10 की पावर -14, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -14, या x इज इक्वल टू आएगा आपका 1 इंटू 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। अब ये जो x क्या है, x आपने क्या माना था यहाँ पर, x जो आपने सोचा था कि x जो है मैं इसका कंसंट्रेशन मान लेती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन is equal to the concentration of OH minus ion is equal to 1 into 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। ये बात हो रही प्योर वाटर में। अभी मैंने आपको बताया कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता क्या है, उसकी क्या वैल्यू होती है,
किस टेम्परेचर पे हम उसको मेज़र करते हैं, कांस्टेंट होता है वो। और आपको ये बताया गया कि न्यूट्रल वाटर है तो उसमें H+ और OH- का कंसंट्रेशन क्या होता है और उसको कैसे हम निकाल सकते हैं। आपके सामने 2-3 चीज़ें निकल के आ गई कि जो कंसंट्रेशन H+ का और OH- का आएगा वो 1 × 10⁻⁷ होगा अगर वाटर न्यूट्रल है और प्योर फॉर्म में है तो। अब मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि आपके पास वाटर है जो कि प्योर फॉर्म में था, लेकिन मैंने एक बार इसमें क्या किया कि एसिड ऐड कर दिया और दूसरी बार मैंने क्या किया, बेस ऐड कर दिया। देखिए चीज़ें कैसे बदल रही हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि Kw जो होता है इट इज़ इक्वल टू H3O+ इंटू OH-। क्लियर। अब अगर आपने माना कि जो वाटर था उसमें आपने थोड़ा सा एसिड ऐड कर दिया। एसिड मतलब क्या, H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगा वहाँ पे। एसिड ऐड करोगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। ये अभी तक कितना था, अभी तक क्या था, 10⁻⁷ था, या 1 इंटू बोल दीजिए, 1 × 10⁻⁷ हो गया था पहले जब वो न्यूट्रल था। अब अगर आपने उसमें एसिड ऐड किया तो जो H+ का कंसंट्रेशन आएगा इट विल बी ग्रेटर दैन 1 × 10⁻⁷। ध्यान दें इस चीज़ को। अगर मान लीजिए ये जो Kw है ये कांस्टेंट है, ठीक है, मान लीजिए, मतलब इसलिए बोल रही हूँ, मतलब वाटर जो आपने टेम्परेचर जो रखा है वो कांस्टेंट रखा है। एक चीज़ याद रखेंगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो Kw की वैल्यू होगी वो भी बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वाटर का आयोनाइजेशन बढ़ेगा, वाटर का आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो Kw की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हो, इसका मतलब Kw भी कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू अगर बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि OH- की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब ऑन एडिशन ऑफ एसिड, अगर आपने एसिड को ऐड किया इन वाटर, इन प्योर वाटर, तो हो क्या रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन विल बी ग्रेटर दैन कंसंट्रेशन ऑफ OH-। पहले क्या हो रहा था, दोनों बराबर थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, H3O+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये कांस्टेंट रखना है। तो अगर ये बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है इसको आपको कम करना पड़ेगा। इसी तरीके से मान लीजिए आप बेस को ऐड कर देते हो। अब अगर बेस को ऐड करोगे तो होगा क्या, OH- का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। बेस मतलब हमेशा उसमें OH- आयन मिलेगा आपको। इसका जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ये हो जाएगा ग्रेटर दैन 1 × 10⁻⁷, और ये है कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट रखना है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। इसका मतलब ऑन एडिशन ऑफ बेस, अगर आप बेस को ऐड करोगे इन प्योर वाटर तो जो H3O+ का कंसंट्रेशन है इट विल बी लेस दैन कंसंट्रेशन ऑफ OH-। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने यहाँ आपको बताया, एसिड को ऐड करने से आपका जो H+ का कंसंट्रेशन होता है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, और बेस को ऐड करने से आपका H+ का जो कंसंट्रेशन है या फिर H3O+ का जो कंसंट्रेशन है वो किस तरीके से कम हो रहा है, वो उसको कम क्यों होना पड़ रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आया दैट इज़ pH। अभी आपने देखा कि जब हमारे पास कोई सोल्यूशन एसिडिक फॉर्म में था तो उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे, तो उसमें मतलब हमें क्या करना पड़ रहा था कि उसमें H+ का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना पड़ रहा था। तो अगर H+ का कंसंट्रेशन जो था वो 1 × 10⁻⁷ से ज़्यादा हो रहा था तो हम कह रहे थे कि सोल्यूशन जो था वो एसिडिक है, और अगर H+ का कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ से कम हो रहा था तो हम कह रहे थे कि सोल्यूशन जो है वो बेसिक है। लेकिन फिर ये हुआ कि ये थोड़ा इनकन्वीनियंट था कि मतलब आप अगर मान लीजिए आपको शो करना है 3.4 × 10⁻⁴, ठीक है, 10 या 5 कुछ भी कर लो आप, ठीक है, एक सोल्यूशन है और H+ कंसंट्रेशन इस तरीके से दिया गया है। अब आप इसको किस तरीके से सोचोगे, इस तरीके से सोचोगे 0.0000 करके सोचोगे, है ना, इसका कंसंट्रेशन कुछ इतना आने वाला है। तो ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट था लिखने में और पढ़ने में भी इस तरीके से। तो हमारे सामने जो लाइट में आया दैट इज़ pH स्केल, ये बताने लगा कि किस तरीके से हम pH स्केल की हेल्प से बता सकते हैं कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे दैट इज़ सोरेनसन।
1909 में इन्होंने pH स्केल के बारे में बताया था। आप pH स्केल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। इट इज़ डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम जब बेस आप 10 मान रहे हो, ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। इट इज़ डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम हैविंग बेस 10, ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। आपने देखा pH जो था इट इज़ इक्वल टू माइनस लॉग H3O प्लस। इसी तरीके से आप POH को भी सोच सकते हो, ठीक है। POH क्या हो सकता है? माइनस लॉग OH माइनस, आराम से हो सकता है ना। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H3O प्लस, तो ऑब्वियस बात है POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस। अब आपको एक चीज़ पता है, H3O प्लस कंसनट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इनटू कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू KW। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अगर इसका लॉग ले लिया जाए, ठीक है, अगर दोनों साइड का लॉग ले लिया जाए, नेगेटिव लॉग ले लिया जाए, तो नेगेटिव लॉग H3O प्लस OH माइनस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग KW। क्लियर? देखें यहाँ पर एक चीज़ आप जानते होंगे, जब आप लॉग कभी पढ़ा होगा A इंटू बी इज इक्वल टू होता है लॉग A प्लस लॉग B, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो? नेगेटिव लॉग H3O प्लस, ठीक है। अब ये अगर ये नेगेटिव ना होता तो होता लॉग H3O प्लस प्लस लॉग OH माइनस, बट पहले से यहाँ नेगेटिव लगा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेगेटिव लॉग OH माइनस। ध्यान दें यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। देखें यहाँ पर अगर ये माइनस नहीं होता तब लॉग A इंटू बी मतलब लॉग A प्लस लॉग B हो जाता, लेकिन माइनस लगा है तो यहाँ भी आगे माइनस लग गया और इसमें भी जाके प्लस माइनस माइनस हो गया। क्लियर? और नेगेटिव लॉग KW की वैल्यू आप रख सकते हो 1/10⁻14, ठीक है। अब नेगेटिव लॉग H3O प्लस का मतलब क्या होता है? नेगेटिव लॉग H3O प्लस का मतलब होता है pH। नेगेटिव लॉग OH माइनस का मतलब होता है POH, ठीक है। नेगेटिव है, इसका पूरे का मतलब हुआ POH, बीच में आप लगाएंगे प्लस POH, ठीक है। इसको आप चाहो तो एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, अलग अलग करके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। मैंने इसको अलग कर दिया, ये एक अलग फॉर्म हो गया, और लॉग A इंटू बी के हिसाब से लॉग A और ये प्लस लॉग B हो गया, तो प्लस हुआ। अब ये माइनस को मैंने इस तरीके से इसको शो किया। अब होगा क्या? अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बीच में प्लस रहेगा और ये आपका इसकी पूरी वैल्यू आएगी POH। क्लियर? अब ये आपका निकल के आएगा माइनस लॉग, यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, लॉग 1/10⁻14 की वैल्यू कितनी आएगी? -14, और -14 इंटू माइनस कितना जाएगा? 14। तो आपके सामने एक रिलेशन बन के आया, दैट इज़ pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अगर इस तरीके से इसको यूज़ करते हो तो ये बहुत ही जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।